जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो कंप्यूटर में जब असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा जाता है, ठीक है, तो उस कोड की मशीन इंस्ट्रक्शंस को, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के कौन-कौन से मोड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है और स्पेशल सर्विस के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए कौन-कौन सी मेन इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमने पढ़नी। आस्की कोड के बारे में पढ़ेंगे और मैसम का सेटअप करके और मैसम के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करेंगे। गॉट इट? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट आपने भी पढ़ाया तो नहीं आज? स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? शाका भाई माइक म्यूट करो यार अपना। यार ये दोनों स्टूडेंट अपने हो माइक गया से सर म्यूट स्टार्ट। रखें। जी जी, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट जब भी आपने कोई असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, ठीक है, तो उसको लिखने के 3 मेथड्स हैं। थ्री वे में हम उसकी कोई भी जो कोई भी जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है उसको लिख सकते हैं। तो वो कौन-कौन से मोड हैं? वो 3 बेसिक मोड कौन-कौन से हैं? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें इन तीनों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले कि ये मोड है क्या थे। फर्स्ट, इन मोड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो ऑपरेटर्स होता है वो आपका ऑपरेशन या उसे हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऑप कोड का नाम देंगे और वो स्टार्ट पे लिखा जाएगा। और जो जिन दो क्वांटिटीज पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, वो उसके बाद आएंगे। असेंबली लैंग्वेज का ये सिंटैक्स है कि आपने सबसे पहले ऑप कोड लिखना है, उसके बाद जो है वो आपने ऑपरेंड्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, इनको लिखने के 3 मेथड्स हैं। या तो ये दोनों जो ऑपकोड हैं, ऑपरेंड हैं, ये दोनों रजिस्टर्स हों, या फिर एक रजिस्टर है, एक वैल्यू जैसे आपको ये नजर आ रहा है, फिर या फिर एक जो है वो आपके पास एक आपके पास एड्रेस हो यानी वेरिएबल का एड्रेस हो, और सेकंड जो है वो एक रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर आपके लाजमी तौर पर मौजूद होने चाहिए जब भी आप एक असेंबली लैंग्वेज कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट जो रजिस्टर एड्रेसिंग है उसमें इस तरह से है कि दोनों ही जो आप ऑपकोड के बाद जो ऑपरेंड यूज कर रहे हैं वो दोनों रजिस्टर हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपने ऐड एएल डीएल लिखा है, एएल अकोमोडेटर रजिस्टर है, दो पार्ट उसका, एक डीएल भी अकोमोडेटर का लो पार्ट है। तो दो रजिस्टर्स आप यहाँ पर बेसिकली ले रहे हैं जहाँ पर आपने कोई वैल्यू पहले सेव करवाई होगी, ठीक है, मूव के जरिए, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो ड्रेसिंग करते हैं इसे हम नाम देते हैं, ये हमारी रजिस्टर ड्रेसिंग है। इमीडिएट एड्रेसिंग में इस तरह से अगर आपके पास एक रजिस्टर है और सेकंड कोई वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज को मिलेंगी इससे हम इमीडिएट एड्रेसिंग का नाम देंगे। थर्ड वन ये है कि आपके पास एक रजिस्टर है और कोई यहाँ पर मेमोरी का एड्रेस है, मीन की कोई वेरिएबल है जिसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर करवाई है। अगर इस तरह की एड्रेसिंग हो उसे आप नाम देते हैं मेमोरी एड्रेसिंग। तो 3 टाइप की आप, इसका मतलब है कि हम एड्रेसिंग कर सकते हैं, या तो ये दोनों रजिस्टर्स हो जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप कोड के बाद, या फिर जो है एक रजिस्टर एक वैल्यू हो, थर्ड, या एक रजिस्टर और एक जो है वो एड्रेस हो किसी भी वेरिएबल का या मेमोरी का। तो ये 3 वे में हम जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। ये वे है इंस्ट्रक्शंस को लिखने का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट कुछ और बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हम जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं। वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो किसी भी असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में यूज़ होती है असेंबली लैंग्वेज में, वो है मूव इंस्ट्रक्शन। इसके 2 पर्पस होंगे, एक तो डाटा मूवमेंट के लिए, इनपुट और आउटपुट अगर आपने करनी हो, जब डाटा अगर आपने रजिस्टर्स के अंदर मूव किया है उसको अगर आपने आउटपुट करवाना उसके लिए, तो सीपीयू में डाटा लेके आना मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए। सीपीयू मीन कि डाटा आपके पास, ये आपका डाटा जो है वो मेमोरी या रैम के अंदर पड़ा हुआ है, इसके आप रजिस्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने सारी प्रोसेसिंग कर ली उसके बाद जब डाटा को आपने आउटपुट करवाना है उसके लिए, इन 2 पर्पस के लिए हम मूव की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो सीपीयू में डाटा इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए, और जो है वो आउटपुट डिवाइसेस से डाटा जो है वो इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए हम मूव की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो ये मूव की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए मूव एएल 10। इससे क्या होगा कि 10 जो है वो एएल कॉम्प्यूटर रजिस्टर का जो लो पार्ट है इसके अंदर मूव होगा। जब अगर आपको कोई कैरेक्टर मूव करवाना होगा, ठीक है, उसके लिए हम उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे तो जो है इसकी आस्की वैल्यू वो मूव हो जाएगी, और जिसकी वजह से जब हम उसको आउटपुट करेंगे तो हमें जी आउटपुट नहीं मिलेगा बल्कि उसकी आस्की वैल्यू नजर आ रही होगी। तो हम लास्ट आज के लेक्चर में आस्की
कोड जो इसकी वैल्यूज है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, आस्की कोड क्या है। अभी जस्ट ये अंडरस्टैंड करें कि जब अगर आपने किसी कैरेक्टर को इनपुट करना है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है रजिस्टर के अंदर जाए। फिर सर्विस रूटीन की अगर हम बात करें तो मूव इंस्ट्रक्शन के साथ हम अकोमोडेट रजिस्टर है AH रजिस्टर, इसमें जब कुछ स्पेशल वैल्यूज यहाँ पर आप देख रहे हैं वो मूव करवाते हैं, तो ये कुछ स्पेशल वर्क है सम लैंग्वेज के अंदर, कुछ स्पेशल रूटीन वर्क है, उसको करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कैरेक्टर इनपुट करना है रजिस्टर के अंदर, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव AH1, और अगर आपने कोई जो है वो कैरेक्टर आउटपुट करना है उसके लिए हम यूज करेंगे मूव AH2। स्ट्रिंग को प्रिंट करना है मूव AH9। जब आपने सारी प्रोग्राम लिख लिया, प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाए प्रोसेसर CPU से और हम प्रोग्राम को रन करें, तो उसके लिए फिर है मूव AH4CH की कमांड। तो ये बेसिक्स जो कमांड है स्टूडेंट्स, ये हम जब प्रोग्राम को इनपुट या आउटपुट करते हैं या उसकी कंट्रोल को एग्जिट करते हैं, वहां पर ये लाजमी तौर पर यूज हो रहे होंगे। एक फिर जो सर्विस रूटीन के साथ हम एक इंटरप्ट की कमांड लाजमी यूज करते हैं। वो इंटरप्ट की कमांड किस लिए यूज की जाती है? तो द इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द करंट रनिंग प्रोग्राम एंड अलाउ द माइक्रोप्रोसेसर टू असेस द हार्डवेयर टू टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। ये स्टूडेंट कमांड जो इंटरप्ट, ये जो 21H या 20H है, ये कमांड हम असेंबली लैंग्वेज के लिए इसलिए यूज करते हैं अगर आपके पास कंट्रोल, लेट्स सपोज ये आपका CPU है और यहाँ पर जो है वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपका कीबोर्ड वगैरह पड़ा या मॉनिटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने CPU में डाटा को जो है वो लेके आना है, ठीक है। तो डाटा को CPU में अगर आपने लेके आना, तो कंट्रोल इस टाइम अगर आपके पास जो है वो कीबोर्ड के पास है, तो उसको हम इंटरप्ट करेंगे, उसको उसकी प्रोसेसिंग को स्टॉप करके डाटा को मूव करके लेके आएंगे CPU के पास रजिस्टर में। और अगर कंट्रोल CPU के पास है और हम चाहते हैं कि जो है वो इनपुट या आउटपुट करनी है आउटपुट डिवाइसेस से, तो हम क्या करेंगे कि इंटरप्ट की कमांड यूज करेंगे जो CPU की प्रोसेसिंग को स्टॉप करेगा और वो जाके डाटा कीबोर्ड से लेके आएगा या मॉनिटर पे आउटपुट करवा के आएगा। तो जहां भी आपने इनपुट करवानी है, आउटपुट करवानी है, वहां पर आपने इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। तो जब आपने डाटा को इनपुट लेना होगा तो ये दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी, एक स्पेशल सर्विस रूटीन मूव AH1 और साथ में इंटरप्ट की कमांड इंटरप्ट 21H। इस तरह जब आपने डाटा को आउटपुट करना होगा तो उसके लिए भी आपने दो कमांड लिखनी है, मूव AH2 और इंटरप्ट 21H। ये दोनों कमांड्स जो हैं हर एक प्रोग्राम में देखेंगे कि लाजमी तौर पर आपको नजर आ रही है। इसलिए मैंने आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक्स जो कमांड्स है अंडरस्टैंडिंग करवाना जरूरी समझा है, ठीक है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस को आपने बेहतर तौर पर जो है वो अपने माइंड में रखना है, ताकि कमिंग जब आप प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखें, प्रोग्रामिंग असम लैंग्वेज के प्रोग्राम करें, तो आपके कंफ्यूजन ना हो। फिर आस्की कोड की हम बात करते हैं। आस्की कोड जो है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ठीक है। इसको बॉब बेहमर ने डेवलप किया था 1963 में। ये डेवलप क्यों किया गया, इसकी रीजन क्या थी? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो है वो डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास मशीन्स, मीन के डेल का अपना एक प्रोसेसर एक फैमिली है, ठीक है, CPU वगैरह है। इसी तरह से जो आपका वो एक डेल है, ठीक है। इसके अलावा जो एप्पल का उनका अपना है, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट जो जितने भी जो मेरी आवाज नहीं, स्टूडेंट आपका आवाज क्लियर है? यस सर। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आस्की कोड के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आस्की कोड क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा था कि आपके पास ना डिफरेंट मशीन्स हैं, उनके अपने CPUs होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेल का है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो तोशिबा का अपना लैपटॉप होता है, IBM का अपना है, और इस तरह से वो जो एप्पल है उनका अपना। तो हर एक डिफरेंट मशीन्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो मशीन्स हैं, जब वो लेटर्स, नंबर्स या फिर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यूज कीबोर्ड से इनपुट लेती हैं, तो वो सभी की सभी एक ही फॉर्मेट में CPU के पास जाए, ताकि CPU एक स्टैंडर्ड वे हो CPU उसकी प्रोसेसिंग करने का। उसके लिए फिर एक सिस्टम आएगा जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कहते हैं। इसके जरिए हम कंप्यूटर में लेटर्स को, नंबर्स को, पंक्चुएशन मार्क को और कुछ कंट्रोल कोड्स हैं, उनके कंट्रोल कोड से हमारा यानी कि एंटर है, बैक स्पेस है, स्पेस वगैरह की है, इन सब के लिए 7 बिट्स जो है बाइनरी कोड
उसमें इनकोडिंग करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होती है। कोई भी सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आस्की कोड जो है वो बैकएंड पे यूज़ हो रहा है। तो आस्की कोड जो है ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी जो हम जितनी भी जो सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो आस्की कोड में जब इनपुट और आउटपुट ले रहा होता है, तो जब अब आपने प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट करनी होगी तो कहीं पर आपको आस्की कोड की कन्वर्जन्स भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये आस्की कोड की भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो 95 जो हैं वो कैरेक्टर जिनको जो कि प्रिंटेबल हैं इस आस्की कोड के अंदर, उसमें 0 to 9 डिजिट्स हैं, स्मॉल ए बी सी है, ठीक है, आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसके अलावा कुछ पंक्चुएशन जो हैं वो सिंबल्स भी हैं, जिस वो हम अभी देख लेते हैं वो कौन-कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, आस्की कोड में अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर 0 है तो उसको आस्की कोड में रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो 48 में किया है। उसकी आस्की वैल्यू 48 है, 1 की आस्की वैल्यू 49 है, 2 की 50 है। अब और इसी तरह से जो 9 है उसकी 57 है, यानी कि 0 to 9 जो नंबर है वो 48 से लेकर 57 तक आस्की कोड में आपको नजर आएंगे। फिर अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनमें कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए वो स्टार्ट होते हैं 65 से टू सो ऑन इस तरह से जी 90 तक जो है, और स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 97 से और अप टू सो 128 टू तक जो है वो जा रहे हैं। तो आपको ये स्टूडेंट्स ये याद होना चाहिए कि हमारे जो इंटीजर्स वैल्यू है आस्की कोड में वो 0 से 48 से स्टार्ट होती हैं। अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है 65 से और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है वो 97 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट लाइन फीड है जो जो जिसका आस्की कोड 10 है, और इसको आपने नेक्स्ट लाइन का आपने वो सी प्लस प्लस में सिंटैक्स देखा होगा कि अगर आपके पास कंट्रोल यहाँ पर है तो आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मूव कर जाए नेक्स्ट लाइन पे, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन की कमांड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट लाइन की जो फीड करने के लिए जो आस्की कोड है आपको 10 है, एस्केप का जो है वो 27 है, सेमीकोलन का 59। अब देखिए ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स उनके लिए कोड गिवन है, और ये कोड जो है वो आपको ऑलमोस्ट ज़बानी याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स एंड इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं वो 48 से स्टार्ट होती हैं, 48 0 है अप टू 9 तक जो है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स 65 से और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 97 से। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। आस्की कोड का पता चलेगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी जो मशीन्स हैं, जितने भी जो सीपीयूज़ हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज जो है वो डाटा को इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए एक कोड इनकोडिंग करते हैं। वो जो कोड है वो सिर्फ आस्की कोड का नाम देते हैं। सर ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको कैसे याद रखेंगे इतने सारे नंबर हैं ये जो? जी, इसकी लॉजिक मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से याद रखना है कि जो हमारे इंटीजर्स वैल्यू है ना 48 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 0 48 है, 1 49 है, 2 जो है वो 50 है, अप टू सो ऑन इस तरह से 9 जो है वो 57 है। इंटीजर्स वैल्यू को आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया कि 48 से 0 स्टार्ट होता है और इसी तरह से वो 9 तक जो है वो वैल्यूज 48 49 50 60 60 इस तरह से सॉरी 56 57 तक इस तरह चल रही हैं। और कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 65 से, ठीक है, 65 से कैपिटल अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं, फिर इस तरह से डी जो है वो 66 है, सी जो है 67 है। तो इस तरह से आपने जस्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो आपको याद होना चाहिए, उससे फिर आप काउंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो नंबर फिर कौन सा होगा, उसका आस्की कोड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट आपकी जो बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपको जस्ट जब आप कर रहे होंगे कन्वर्जन वगैरह, उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 65 से स्टार्ट होते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो है वो 97 से स्टार्ट होते हैं। आप बस ये स्टार्टिंग पॉइंट आपने याद, स्टार्टिंग पॉइंट्स आप इन स्टार्टिंग पॉइंट से फिर बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो उनको देख सकते हैं कि वो फिर क्या बनती हैं, ठीक है। और ये आस्की कोड जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद जब आउटपुट शो हो रही होती है तो वो आस्की कन्वर्जन में होती है। अगर आपने जस्ट वहाँ पर वैसे ही आउटपुट कर दिया नंबर्स लेके, फर्स्ट करें आपने 2 इनपुट करवाया, 3 इनपुट करवाया, प्लस ऐड करवाने के बाद उनको आउटपुट करवाया, तो वो आपको 5 नहीं मिलेगा बल्कि कोई और रिजल्ट शो हो रहा होगा। उनकी आस्की कोड की एडिशन जो है वो शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले उनको कन्वर्ट करके फिर जो है वो अपना असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आस्की कोड था। अब हम असेंबली लैंग्वेज का अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहली जो कमांड होगी वो आपने डॉट मॉडल लिखना है। इसके अंदर आपने क्या बताना होता है, इसके अंदर आपने बताना होता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम का ओवरऑल साइज कितना है, कितनी वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये आपका डॉट मॉडल में आपने शेयर कर आपने जो है वो बता दिया। तो अगर आपका जो है वो मोस्टली अभी इनिशियल हमारी स्टेज है तो हमारा कोड जो है वो
64 केबी से लेस ही होगा। तो अगर 64 केबी से लेस हो तो उसके लिए हम डॉट मॉडल के लिए जो साइज लेते हैं वो स्मॉल लेते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल। सेकंड जो कमांड होगी वो स्टैक की है, कि मैंने आपको बताया था समी लैंग्वेज के बैकएंड पे जो प्रोसेसिंग के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो स्टैक है। तो स्टैक का साइज जो है वो हम 100H हेक्साडेसिमल 100H लेने का इनफ होता है। डॉट डाटा में यहाँ पर आपने जितने भी जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ इस पोर्शन में लिखने होते हैं, डॉट डाटा सेगमेंट के अंदर लिखने होते हैं। फिर आपका कोड का सेशन स्टार्ट होता है, डॉट कोड। इसमें आपका मेन प्रोसीजर होता है, मेन प्रॉक, और इसको फिर आपने ऐड करना होता है मेन एंट्री और एंड मेन। इसके अंदर आपने एक्चुअल जो जितनी भी जो इंस्ट्रक्शन है, डाटा मूवमेंट की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखनी है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, वो यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर लिखी जाएगी। और हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं सिंपल, उसको फिर हम सम लैंग्वेज के अंदर रन करके देख लेते हैं कि उसको हमने अगर रन करना है या लिखना है तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा। मैं पहले उसका एक सिंटैक्स आपके सामने शो करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक सिंपल एक प्रोग्राम है सम लैंग्वेज का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट करवाना है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपको कमांड नजर आ रही है, वो डॉस सेगमेंट की है। मैंने आपको बताया कि हम जो इम्यूलेटर्स यूज करेंगे, मीन के जो हम इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं सम लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए, वो डॉस बॉक्स है। तो इसलिए डॉस बॉक्स के अंदर ये कमांड है कि डॉस सेगमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो ये जो सेगमेंट बने हुए हैं ना, डॉट मॉडल, डॉट स्टैक, डॉट डाटा, इनको मेमोरी के अंदर अरेंज कर लेता है। तो इसलिए हम स्टार्ट पे ये लिखते हैं डॉ सेगमेंट। ये ना भी लिखे ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें इट्स ओके। डॉ सेगमेंट मीन के जो जितने भी जो सेगमेंट है, डॉट मॉडल, डॉट डाटा, डॉट कोड, इन सबको मेमोरी के अंदर अरेंज करना। सेकंड जो कमांड डॉट मॉडल की थी, हमने देखा था कि वो स्मॉल है। डॉट स्टैक हमने 100H रखा। डॉट डाटा चूंकि हम कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर लिख रहे, तो एम्प्टी भी है। फिर डॉट कोड के अंदर मेन प्रॉक में हम एक्चुअल कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इस इंस्ट्रक्शंस पे गौर करें, इनके बारे में आज हमने पहले पढ़ा है कि मूव की इंस्ट्रक्शन डाटा मूव के लिए, मूवमेंट के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले अगर आपने आउटपुट करना है कोई भी जो है वो नंबर आपने, तो उसको हमने रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं। तो मूव DLA, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो है वो ए को एज ए स्ट्रिंग जो है वो पास कर। कौन सा स्टूडेंट? ये जो प्रिंट आप करवा रहे हो। जी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसको स्टार्टिंग से बताइए जरा। जी मैं बता रहा हूँ। जी स्टूडेंट, ये स्लाइड में हम देख रहे थे कि जब भी आपने सी प्लस सम लैंग्वेज का सॉरी कोड लिखना है, उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ये है। ये इंस्ट्रक्शंस हर एक प्रोग्राम में आपने लिखनी है। ये कह लें कि उसका ढांचा है प्रोग्राम को लिखने कि सबसे पहले स्टार्ट पे आपने डॉट मॉडल मीन कि यहाँ पर आपने स्पेसिफिक करना होता है कि मेमोरी स्टोरेज कितनी है आपके प्रोग्राम की। तो कैसे चेक करेंगे मेमोरी स्टोरेज कितनी है? जब आप प्रोग्राम लिख लें, उसको आप सेव कर लें, उसके राइट क्लिक करके उसका साइज जाके देखें, वहाँ पर आपको उसके केबीज में साइज पता चल जाएगा। अगर उसका साइज 64 केबी से लेस है तो उसके लिए हम स्मॉल यूज करते हैं। ये ठीक है, स्मॉल मॉडल जो है, यानी कि डॉट मॉडल इज स्मॉल। स्टैक का साइज भी कि जो प्रोसेसिंग के लिए बैकएंड पे स्टैक यूज हो रहा है उसका साइज आपने बताना होता है कि वो कितना है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है वो आपने कोड बताना होता है कि डॉट डाटा में आपने डिफाइन करना है हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, फिर आपने डॉट कोड में स्टूडेंट बताना होता है कि मेन जो जितनी भी जो आपकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं, मूव इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जितनी भी जो प्रोसेसिंग की इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर लिखी जाती हैं डॉट कोड के अंदर, मेन प्रॉक के अंदर। तो इसको हमने मेन एंड भी, यानी इसको प्रोसीजर को एंड भी करना है, एंड प्रोसीजर, और एंड मेन को भी एंड करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है आपकी प्रोग्रामिंग का असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो हम एक प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी को फिर मैं ना आपके सामने टाइप करूँगा उधर मेसन के जो डॉस बॉक्स है समवेयर उसके अंदर, और फिर हम इसको रन करेंगे। तो ये पहले मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आपको समझा दूँ कि ये प्रोग्राम में है क्या। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डॉस सेगमेंट है, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि हमारे जो मेमोरी के अंदर जो ये डिफरेंट सेगमेंट हैं, इनकी अरेंजमेंट किस अरेंजमेंट में ये बड़े हुए, ठीक है, सब इनको मैनेज कर रहा होता है रैम के अंदर स्पेसिफिक वे में। फिर डॉट मॉडल, ये हमने बताया कि स्मॉल है। डॉट स्टैक, उसका साइज बता दिया 100H है। डॉट डाटा में चूंकि कोई वेरिएबल हम अभी नहीं ले रहे, हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंपल एक कैरेक्टर रजिस्टर में लेके आ रहे हैं, उसको फिर आउटपुट करवा रहे हैं। तो मेन प्रॉक में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया कि मूव DLA, ए को एज ए स्ट्रिंग हमने रजिस्टर को पास करके मूव करवा दिया ए में हमारे। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने आउटपुट करवानी होगी तो उसके लिए आपके पास ये कमांड है, स्पेशल सर्विस की कमांड, मूव AH2 और साथ में इंटरप्ट 21H। तो ये जो DL रजिस्टर के अंदर जो आपने मूव करवाया होगा ए, वो आपका आउटपुट के लिए जाएगा।
सेकंड फिर आपने कंट्रोल को एग्जिट करना है, उसके लिए कमांड हमने देखी थी कि मूव AH4CH और साथ में इंटरप्ट 21H, ये है एग्जिट टू द कंट्रोल। तो आपने पहले यहाँ पर कोई भी जो ट्रैक्टर है उसको लेके आ रहे हैं रजिस्टर के अंदर, फिर उसको आउटपुट करवाने के लिए आप कमांड लिखिए और कंट्रोल को एग्जिट करवाने के लिए कमांड लिखिए, और मेन एंट्री और एंड मेन, ये स्टूडेंट कोड था जो मैंने आपको आपसे शेयर किया, जिसके जरिए आप जो है वो असेंबली लैंग्वेज का जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं आपको आपसे इन्वायरमेंट जो है वो शेयर करता हूँ कि अगर आपने असेंबली लैंग्वेज का कोड को रन करना है या लिखना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या इन्वायरमेंट है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमें असेंबली लैंग्वेज को कोड को लिखने के लिए और उसको रन करने के लिए दो बेसिकली मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट वन जो है वो आपका मैसन है, ठीक है, जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर रहा होगा बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल में, और उन ऑब्जेक्ट फाइल को फिर हम कंबाइन करने के लिए लिंकर यूज कर रहे होंगे, और लिंकर उनको ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन करने के बाद, ठीक है, आप कंबाइन करने के बाद जो है वो जनरेट कर रहा होगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। जी जी सर, एक रिक्वेस्ट थी कि करनी आपको हमें ना दिखा के दिखाने हैं। जी स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर लाइव जो है वो शो करने लगा हूँ किस तरह से आपने जो है वो अपना सेटअप कंप्लीट करना है। तो जी स्टूडेंट, आप सबको आपकी स्क्रीन नजर आ रही है जिसमें आपको ये फोल्डर नजर आ रहा है, मैसन का फोल्डर है ये यहाँ पर। जी, ये मैसन का फोल्डर है। स्टूडेंट्स अभी अपने माइक से म्यूट करें। आपके पास ये फोल्डर है मैसन का फोल्डर, यहाँ पर आपको एक 8086 का फोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। 8086 के फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, 8086 के फोल्डर में यहाँ पर आपके पास डीबगर पड़ा हुआ है, एडिट पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल बिन पड़ा हुआ है, लिंकर पड़ा हुआ है, मैसन पड़ा हुआ है, एक प्रोग्राम है सिंपल सा, जो मैंने वही जो प्रोग्राम आपके सामने शो किया था वो प्रोग्राम है, और टेस्टम है, टर्बो का सैम्पलर है। ये डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, लेकिन हमें जो लिंकर और मैसन का जो है वो मेन यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैसन जो है वो असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट फाइल में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाएगा। उन ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन करके हम कंपाइल करने के लिए हम लिंकर यूज करेंगे, और लिंकर उनको कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा जिसको हम रन करके असेंबली लैंग्वेज का कोड रन करेंगे। तो ये 8086 का जो फोल्डर है स्टूडेंट्स, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और इसको जो आपकी सी ड्राइव है, ठीक है, सी ड्राइव यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये वही फोल्डर है जिसमें आप देख रहे हैं कि वो मैसन पड़ा हुआ है, लिंकर पड़ा हुआ है, और प्रोग्राम जो पड़ी हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने मैसन जो है वो सी ड्राइव के अंदर इस तरह कॉपी कर लेना है। सेकंड जो है, सेकंड वर्क आपने क्या करना है, ये डॉस बॉक्स जो है इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, डॉस बॉक्स को आपने इंस्टॉल करना है। और इसके अलावा ये जो है नोट प्लस प्लस का एक एडिटर है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। आप जब आपने प्रोग्राम लिखना है, या फिर जो डॉस बॉक्स का अपना एडिटर है वो भी, तो मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा कि आपने किस तरह से इनको दोनों को यूज करना है। तो मैंने इस डॉस बॉक्स को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं उसको रन करता हूँ। जी, ये डॉस बॉक्स है स्टूडेंट्स, इसको मैंने यहाँ पर रन किया, तो ये डॉस बॉक्स आपके पास कमांड लाइन में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ड्राइव नजर आ रही है वो जी ड्राइव है। जी एक वर्चुअल ड्राइव है। हमारा जो कोड हमने रखा था वो, यानी कि जो मैक्सिमम हमारा पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सी ड्राइव के अंदर, हमारी जो लोकल ड्राइव सी है उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो हमें पहले उस सी ड्राइव में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने जो है वो 8086 फोल्डर, जो मैसन का फोल्डर है, वो आपने सी ड्राइव में रखना है, और ये जो डॉस बॉक्स है इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। और डॉस बॉक्स के अंदर अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने कोई भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करना है या कोई प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए आपको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। यहाँ पर सी ड्राइव है, सी ड्राइव जाने के लिए जो मैंने आपको कमांड बताई है वो ये थी, माउंट MOUNT माउंट C:\\.
सी कोलन और बैकस्लैश फोल्डर का नेम 8086 फोल्डर का नेम, ठीक है। आप देखेंगे कि सी ड्राइव जो है वो आपकी माउंट हो चुकी है। अब इस ड्राइव में जाना है तो सी ड्राइव और सी कोलन एंटर करेंगे तो आप सी ड्राइव में यहाँ पर देख रहे हैं आगे। अब आपने जो वो फाइल जो प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम जो है उसको अगर आपने देखना है कि मैंने कौन सी फाइल में लिखा था तो उस प्रोग्राम का नेम और एडिट कमांड होगी EDIT और प्रोग्राम का नेम PROG prog .asm के नाम से जो है वो मैंने सेव किया हुआ था, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम आपके सामने जो है वो शो आ जाएगा। ये वही प्रोग्राम है स्टूडेंट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैसम मैसम और आगे प्रोग्राम का नेम prog.asm। तो ये कमांड होती है स्टूडेंट असेंबलर के प्रोग्राम को रन करने की। जो पहली कमांड आपकी होगी वो होगी मैसम और आगे प्रोग्राम का नेम .asm। आप इसे जैसे क्लिक करेंगे एंटर तो वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने के लिए आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने एरर जो है वो 0 वार्निंग और 0 सर्विस एरर, कोई एरर मौजूद नहीं है। इसमें आपका प्रोग्राम आपने ठीक लिखा हुआ है। और अगर कोई एरर आपने लिखा होगा तो जैसे वो हमने देखा तो वो हमने जो है वो यहाँ पर पहले जो है वो यहाँ पर सर्विस एरर शो किया था, तो उस एरर के लिए वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स थे वो सेम लिखने थे, वो एक आपने डिफरेंट लिखी जिसकी वजह से उसने एरर शो किया था। तो उसने बता भी दिया कि डायरेक्टिव्स में ही फलां लाइन पे आपका एरर है। अब एरर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आपने फिर इसको जो है वो लिंक करने के लिए असेंबलर ने जो है क्या किया, आपके प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है। उन ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक अब आपने करना है। तो उसके लिए जो कमांड यूज की जाएगी वो होगी लिंक और आगे जो है वो फाइल प्रोग्राम का नेम वो था prog, लेकिन अब जो यहाँ पर एक्सटेंशन यूज करेंगे वो .obj की यूज करेंगे। obj यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल जो प्रोग्राम की बनाई है असेंबलर ने उनको लिंक करो। ये कमांड इसलिए है लिंक prog.object। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो बनी होगी वो अब लिंकर जो है हमको लिंक कर देगा। तो ये देखें लिंकर ने जो है वो लिंक करके वो कह रहा है कि इसका फाइल का नेम चेंज करना है। नो, आप लिंकर, तो उसने जो है वो लिंकर ने आपकी ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी है। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर आपने रन करना है तो उसके लिए कमांड सिंपल ये है कि आपने उस प्रोग्राम का नाम .exe वो आपने लिखना है। तो यहाँ पर prog.exe ये एक्सटेंशन अब आप देंगे। नेम आप देखें वो सेम ही है, मैसन के लिए भी वही यूज किया है, लेकिन अब वहां पर जब मैसन के लिए कमांड लिखी तो लिखा prog.asm। जब हमने लिंकर के लिए यूज की तो लिखा प्रोग्राम का नेम .object obj। और जब आप उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने लगे तो प्रोग्राम का नेम .exe prog.exe। अब इसको रन करेंगे तो ये देखें कि उसने स्क्रीन पर जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर जो मैंने R लिखा हुआ था उसको प्रिंट कर दिया। स्टूडेंट क्लियर हुआ इस प्रोग्राम को हम किस तरह से रन किस तरह से करते हैं, प्रोग्राम को लिखते किस तरह से हैं, वो आपको बेसिक ये जो पहला फर्स्ट प्रोग्राम था इससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिंपल एक कैरेक्टर आउटपुट आप करवा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। जब कोई कमांड है या सर सॉफ्टवेयर के नाम बता दें। फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि आपने जो है वो जब आप कोई जो ड्राइव है उसको आपने माउंट करना है। माउंट सी कोलन बैकस्लैश फोल्डर जो 8086 का फोल्डर उसका नाम, उसको एंटर करेंगे तो आप फिर उसके बाद सेकंड कमांड सी कोलन की है। मैं ऐसा करूंगा वो जो कमांड है स्टूडेंट्स वो मैं आपसे ना एक पेज के ऊपर वो लिख के वो भी आपसे शेयर करूंगा। क्लियर है? तो उनकी टेंशन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले हमें माउंट करना पड़ेगा, सी ड्राइव में आना पड़ेगा। सी ड्राइव में आके हमें अपना जो प्रोग्राम अगर तो हमने यहाँ पर लिखना है तो उसके लिए एडिट की कमांड है। और अगर आपने जो है वो पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है नोट प्लस प्लस में, उसको आपने सेव किया हुआ 86 के फोल्डर में, उसको अगर आपने रन करना है तो कमांड है मैसम डॉट प्रोग्राम का नेम जो था, लेकिन उसके साथ .asm लिखना है, ठीक है। उसके मैसम के जरिए ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होंगी, उसको फिर लिंक करने के लिए लिंक डॉट जो प्रोग्राम का नेम डॉट ऑब्जेक्ट, उससे वो लिंकर जो है उन ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर आप रन करेंगे यहाँ पर सिंपल उसका प्रोग्राम लिख के तो आउटपुट शो हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हम डॉस बॉक्स के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। और अगर आप इससे एग्जिट करना है, इसको बंद करना है तो उसके लिए EXIT एग्जिट, तो ये आप डॉस बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम जाके वो सी जो ड्राइव है वहाँ पर 86 का जो फोल्डर है उसको देखते हैं। स्टूडेंट ये अपने जो माइक है म्यूट करें। ओके, यहाँ पर जो सी ड्राइव थी हमारे पास,
सी ड्राइव के अंदर ये 8086 का फोल्डर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें मैंने जो प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम जो था वो हमारा प्रोग, उसकी आप एक्सटेंशन देखें असेंबलर है, असेंबलर सोर्स है ये, और फिर इससे उसने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है। ये देखें यहाँ पर ये जो सेकंड जो स्टेप हुआ था, प्रोग की ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई, फिर ऑब्जेक्ट फाइल से जो हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। तो ये देखिए नेम सेम ही है प्रोग, लेकिन अब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने रन किया तो हमें आउटपुट शो हुई थी। और ये सिंपल एक प्रोसीजर है स्टूडेंट, एक मेथड है जिससे आप सब लैंग्वेज के अंदर डॉस बॉक्स को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको असेंबलर के ज़रिए मैंने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट्स होती हैं, किस तरह से उनको फिर लिंक किया जाता है और लिंक करने के बाद उससे एग्जीक्यूटेबल बना के आउटपुट ली जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई कंफ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ लेंगे सर, हम ये दोबारा से सर वो जो प्रोग्राम बनाया वो है किधर, वो कौन सा प्रोग्राम बना है? ये जो है प्रोग 1, प्रोग के नाम से जो हमने बनाया नहीं था उधर उधर जो है वो, इसको आप वही पूछ जी आप इसको एडिट विद नोटपैड के जरिए ओपन भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वही प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसमें एडिट करना, कोई चेंज वगैरह करनी है तो यहाँ पर आप चेंज करके इसको फिर फाइल को सेव करें। और ये एक तो वो मेथड था ना जो मैंने आपको कमांड बताई है, एडिट की कमांड, एडिट, और आगे आपने जो भी प्रोग्राम का जो प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं उसका प्रोग्राम का नेम .asm से फाइल बना सकते हैं। दूसरा वे ये है कि आप नोट प्लस प्लस में, यानी कि ये जो नोट प्लस प्लस है इसके अंदर जो है इस तरह से एक फाइल ओपन करें, ठीक है। न्यू फाइल जो है, न्यू फाइल आपने ओपन करनी है, जहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखना है और इसको बाद में फिर आपने जो सेव करना है ना, यहाँ पर है सेव एज, उसको आपने यहाँ पर सेव करना है। x86 के फोल्डर के अंदर, यहाँ पर फाइल का नाम लेट्स सपोज के मैं रख लेता हूँ prog2 के नाम से मैंने इसका नेम रखा prog2 जो है। अब इसकी जो टाइप है यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है मेन चीज। तो टाइप जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये देखें असेंबली लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम .asm, इसको सेलेक्ट करना है। इस एक्सटेंशन के साथ आपने इसको सेव करना है। अगर कोई और एक्सटेंशन के सेव कर दिया तो फिर वो फाइल जो आपका प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, असेंबलर जो है उसे नहीं पता चलेगा ये असेंबली लैंग्वेज के जो है वो कोड लिखा हुआ है। तो आपने इसके जरिए इसको सेव करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आप देखें वहाँ पर जो 8086 का फोल्डर है, यहाँ पर आप देखें कि ये देखें ये prog2 जो है, ये प्रोग्राम 2, इसकी फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट अब आपको ये नोटपैड वाला तरीका ज्यादा इजी है एज कंपेयर वो दूसरे वाले तरीके से। लेकिन चले ठीक है, आप दोनों ही मेथड मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि अगर कोई वहाँ पर कंफर्टेबल है तो वो यूज़ कर ले, अगर कोई इस पर कंफर्टेबल है तो इसको यूज़ कर ले, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी से आपको एक दफ़ा से डॉस बॉक्स पे जो कमांड्स हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ। पहली जो कमांड थी ध्यान से सुनिएगा, पहली कमांड है माउंट MOUNT माउंट C कोलन और \8086 फोल्डर का नेम जो था माउंट आपने कर लिया, आपकी उसने बता दिया कि सी ड्राइव माउंट हो चुकी है। फिर इस ड्राइव में जाने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर C और कोलन, जैसे एंटर करेंगे आप सी ड्राइव में पहुंच गए हैं। देखिए सी ड्राइव में आप पहले जी थी अब सी ड्राइव में। यहाँ पर अब अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एडिट की कमांड हम यूज करते हैं। और इसका टेक्स्ट एडिटर अगर आपने कोई ओपन करना है तो उसके लिए आप करेंगे यहाँ पर उसका फाइल का नेम रख लें, लेट्स सपोज के मैं रख लेता हूँ prog, ठीक है, prog3 रख लेता हूँ। prog3 के नाम से आपने प्रोग्राम बनाना है, एक्सटेंशन भी साथ लिखेंगे .asm, एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि prog3 के नाम से एक फाइल बन गई है उसी 8086 के फोल्डर में। और यहाँ पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये सारे का सारा ऊपर से गुजर रहा है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें क्या क्या कंफ्यूजन हो रही है मुझे ये बताएं आप। पर ये सारा ये जो आप ये जो कमांड्स वगैरह बता रहे हैं ना ये वाली, यार ये कमांड आप कह रहा हूँ कि ये बेसिक कमांड है जो सम लैंग्वेज की कमांड लाइन, क्योंकि सम लैंग्वेज क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके लिए डॉस बॉक्स पे इंस्टॉल किया है जो कि कमांड लाइन है। ठहर एक मिनट में आपको दोबारा से बताता हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से और इसको भी एग्जिट करता हूँ। ये सुने ज़रा, आपने जो है वो प्रोग्राम लिखना है असेंबली लैंग्वेज का, उसके लिए आपको उस प्रोग्राम को लिखने के लिए डॉस बॉक्स जो है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम अगर रन करना है असेंबली लैंग्वेज का तो उसके लिए आपको डॉस बॉक्स जरूरी है।
अब इस डॉस बॉक्स को आप यहाँ पर आप देखें, मैंने क्लिक किया, डॉस बॉक्स ओपन हो गया। मैंने आपको बताया कि मैंने जो मैसम का फोल्डर रखा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, जो लोकल मेरी सी ड्राइव है मेरे कंप्यूटर की, वहाँ पर मैंने 8086 का फोल्डर वहाँ पर रखा हुआ है, जिसके अंदर मैसम पड़ा हुआ है, लिंकर पड़ा हुआ है। अब मैंने कोड लिखना है, ठीक है, तो मुझे पहले उस सी ड्राइव तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पर जाके मैं उस कोड जो है वो फिर कोड वहां पर लिखूंगा 8086 फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कमांड जो लिखी है वो सिंपल कमांड ये लिखी है, ये देखें मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूँ, माउंट MOUNT, मुझे माउंट करनी पड़ेगी, माउंट सी ड्राइव, सी और सी ड्राइव में मैंने किस फोल्डर तक पहुंचना है, :/8086 फोल्डर, इस फोल्डर में तक जो है वो मेरा कंट्रोल जो है वो मुझे लेके जाएगा। अब जैसे इसको एंटर करेंगे, उसने बताया कि सी ड्राइव इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी, और आप सी ड्राइव में जो है वो पहुंच गए। उसके लिए फिर आपने सी कोलन की कमांड आपने सेकंड यूज करनी है, सी कोलन मीन के सी ड्राइव है, ये सी उसका सिंबल है, सी कोलन, आप सी ड्राइव में आ जाएंगे। ये देखो, तो इसमें मुश्किल तो नहीं इतना, तो दो कमांड आपको मैंने बताई है कि एक माउंट सी कोलन /8086, उसके जरिए आप उसको माउंट करेंगे ड्राइव को, उसके बाद फिर आपने सी कोलन करेंगे तो आप सी ड्राइव में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने स्टूडेंट जितना भी सी ड्राइव में आने के बाद आपने सारे का सारा जो है वो प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, वो मेथड स्टार्ट होता है फिर। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम था ना मेरा, जो मैंने बनाया था उसको मैंने रन करना है, कोई भी सी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम मैंने रन करना है, जो कि उसको फिर अब पहली बात फिर उसको मैंने 8086 फोल्डर के अंदर कॉपी करना है, आपने वहां पर रख लिया 8086 फोल्डर में। फिर आपने यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, एक पहली जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है मैसम, MASM, मैसम, और आगे जो उस प्रोग्राम का नाम PROG प्रोग्राम, और program.asm, ठीक है। असेंबलर का जो प्रोग्राम आपने जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे ना असेंबली लैंग्वेज का, उसकी एक्सटेंशन यही होगी .asm, ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसको मैंने मैसम के जरिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने लगा हूँ। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ऑब्जेक्ट फाइल वो देखने को उसका नेम वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तो ये इसने कोई एरर नहीं शो किया, आपको वार्निंग वगैरह नहीं शो की, इसने आपकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर दी है। अगर आपने देखना भी होगा ऑब्जेक्ट फाइल, तो आप जाके वहां पर 8086 फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम 1 की ऑब्जेक्ट फाइल, प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो आपको वहां पर नजर आएगी। अब ये पहला स्टेप होता है प्रोग्राम को रन करने का, पहले आपने ये कमांड रन करनी है मैसम और प्रोग्राम का नेम .asm, ये पहली कमांड है। दूसरी कमांड आपकी ये है कि आपने यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई है, मैसम ने क्रिएट किया, उनको लिंक करना है, तो उसके लिए कमांड है LINK लिंक, और आगे यही जो प्रोग्राम का नाम था PROG प्रोग्राम .obj ऑब्जेक्ट फाइल। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट फाइल जो प्रोग्राम की बनी हुई है उसको लिंकर जो है वो लिंक कर देगा। ये देखिए लिंकर ने लिंक करके उसकी जो है वो एक्सी फाइल बना रहा है, एक्सी फाइल बन गई। अब एक्सी फाइल जब बन गई, उसको उस एक्सी फाइल को रन करना है फिर आपने, तो थर्ड स्टेप पर रन करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्राम का नेम और .exe एक्सी फाइल। आप जैसे इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट शो होगी स्क्रीन पर, ये सिंगल कैरेक्टर जो मैंने आउटपुट करना था वो आपको स्क्रीन पर शो होगी। इसमें स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 या 4 कमांड हैं जो आपने फॉलो करनी है। तो आपने देखा कि कौन कौन सी, पहली कमांड किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए है वो है मैसम और प्रोग्राम का नेम .asm, पहली कमांड। सेकंड कमांड के फिर जब मैसम ने क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, उनको लिंक करना है, तो उसके लिए है लिंक प्रोग्राम का नेम .obj, ये सेकंड कमांड है। थर्ड कमांड क्या है कि जस्ट आपने उस प्रोग्राम का नाम .exe से उसको रन कर देना, तो आपका प्रोग्राम जो है वो फिर रन हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट को ना पता चला कि हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, ये तो पता चल गया सर। अब ये बताएं कि ये ज्यादातर यूज करते हैं किधर असेंबली लैंग्वेज का ये प्रोग्राम? असेंबली लैंग्वेज हमने पढ़ा था कि जितनी भी जो हार्डवेयर पे आपने हार्डवेयर लेवल पे कंट्रोल करना है, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, आपने कोई रिपोर्ट्स बनाना है, ठीक है, या ऑटोमेटिक जो आपका जो सिस्टम है, जैसे कि वो है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन है, या बैकएंड पे जहाँ पर हमें हार्डवेयर की बेहतर एक्सेस चाहिए, ठीक है, रोबोट आपने बनाना है, तो उसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की रिक्वायर्ड है। वहाँ पर ये हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि हम रजिस्टर लेवल पे जाके खुद से हम रजिस्टर में जो वैल्यू जो है वो सेव करवा रहे हैं। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ही आपकी सीपीयू के अंदर रैम है, और सॉरी रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर लेवल पर जाके, हार्डवेयर लेवल पर जाके हम खुद से वहाँ पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, खुद से वहाँ पर डाटा को लेके आ रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं सीपीयू, इनकी सारी की सारा कंट्रोल हमारे अपने पास है।
हम खुद से जो है वो बता रहे हैं कि सीपीयू ने कब जो है इंटरप्ट करके जो है वो मूव करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास, और कब जो है वहां से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरप्ट करने के बाद वापस कंट्रोल जो है सीपीयू के पास आना है। तो जहां पर अब देखिए गेमिंग कंसोल जो होता है, गेमिंग के अंदर भी आपके पास वहां पर आपको हार्डवेयर की ज्यादा जो है वो असेस रिक्वायर्ड होती है कि आप हार्डवेयर पर असेस कर सकें, उसके लिए भी असेंबली लैंग्वेज बैकग्राउंड पे यूज होती है। तो ये कुछ सर यूजर्स इजाजत है, हमारा दूसरा लेक्चर शुरू हो गया है, इजाजत दीजिए। चले ठीक है, ओके स्टूडेंट, आपको ये मैं जो कोड है ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, ये जो इसके इस एनवायरनमेंट के लिए जो डॉस बॉक्स है, मेसन है, और जो नोट प्लस प्लस है, ये तीनों चीजें जो है वो शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।